नमस्कार दोस्तों। खान सर द्वारा लिखित भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान जो बुक है, इसमें एनसीईआरटी का जो सिलेबस है राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का कक्षा 6 से लेकर 12 तक का जो संपूर्ण सार इसमें संग्रहित है, खान सर के द्वारा जो लिखी गई है। इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को स्किप ना करें। मैंने पढ़ी हुई है, ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट में और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं वो आपके सामने लाने वाला हूँ। इस बुक का प्रथम अध्याय है भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास, यानी कि जब भारतीय संविधान या भारतीय के जो नियम कानून हैं जिनके आधार पर देश चलता है, उनका विकास, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इसके बारे में पूरा चैप्टर है। तो देखते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ कहा जाता था। 1 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इसको रॉयल चार्टर एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया। किस युद्ध में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी, यानी कि प्लासी के युद्ध में इसमें बेईमानी हो गई थी। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिल गया था और उसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी विजय होने से व्यापार के साथ साथ भारत में शासन करने लगी, यानी कि बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ था। इसमें भारत के 3 शासक थे और अंग्रेज अकेले थे। ये निर्णायक, इसमें बेईमानी नहीं हुई थी, ये बिल्कुल ठीक तरीके से युद्ध हुआ था और यहाँ से अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने लगी थी। 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान किया गया था, तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा ये अधिकार प्रदान किया गया था। भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ 1764 बक्सर युद्ध के बाद। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। कहा जाता है कि संविधान की जो नींव यहीं से पड़ी है, कुछ चीज़ें यहीं से शुरू हुई हैं जिनसे आगे जाकर हमारा संविधान बना। चीज़ें लिखित में यहीं से शुरू हो गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया था, लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट के द्वारा शुरू हुआ, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के फोर्ट विलियम गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम जनरल बनाया गया। किसको बनाया गया, तो वारेन हेस्टिंग। किस एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया और इसमें पहली बार कंपनी से के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही है। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया है, तो भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, बम्बई यानी कि आधुनिक मुंबई और मद्रास जो कि चेन्नई। इनको बंगाल के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार के कितने लाख पाउंड का कर्जा मांगा था, यानी 10 लाख पाउंड का कर्जा रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान कंपनी ने सरकार से मांगा था। जब कंपनी ने सरकार से कर्ज मांगा तभी कंपनी सरकार के अधीन आ गई है। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया, 73 में बना तो 74 में लागू किया गया। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद की स्थापना की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी, तो की जा सकती थी प्रिवी काउंसिल में। 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे।
रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो ये कलकत्ता सरकार को। किस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को निश्चित किया गया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। किस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे? इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भारत में बनाया गया और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इंग्लैंड में एक विभाग बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि जो डायरेक्टर्स पर निगाह रखता था। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। उस समय वह किस पद पर थे? यानी कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। विलियम पिट के बारे में कुछ है कि वह 24 वर्ष की आयु में 1783 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। वह ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। वह जनवरी 1801 में यूनाइटेड किंगडम के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न देखते हैं। कंपनी के व्यापार के अतिरिक्त उसके सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों के लिए गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या थी 6। अगला हम देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? द्वैत शासन व्यवस्था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट यानी 1784 से पहले सम्राट के द्वारा की जाती थी, किंतु अब उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा। गवर्नर जनरल की नियुक्ति पहले वहाँ का सम्राट या बादशाह जो भी होता था वो करता था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ जाने के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा वहाँ के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाने लगी। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के निर्देशन तथा नियंत्रण में आ गया तथा भारत में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट में ये अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण निरीक्षण के द्वारा किया जाने लगा। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई? 4 से घटाकर 3 कर दी गई। सत्रह सौ छियासी का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। किस एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा? इस 1786 के एक्ट में कहा गया कि गवर्नर जनरल, उसकी परिषद का अगर बहुमत है फिर भी वो एक तरफा निर्णय ले सकता है। 1786 का एक्ट। 1786 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति पद को मिला दिया गया। अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस की नियुक्ति की गई। सेनापति ही गवर्नर जनरल होगा, यानी गवर्नर जनरल जो है वही सेनापति होगा। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट क्या था कि ये 20 साल बाद रिन्यू होता था, एक नियम था। 1773 में आया, उसके बाद 1793 में आया। सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? यानी कि 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता था। चार्टर जो एक्ट था, एक पहले रेगुलेटिंग एक्ट था उसका नाम, फिर चार्टर एक्ट उसको अगली बार रखा गया। ऐसे ही उसके नाम बदलते जाते, लेकिन ये 20 साल बाद रिन्यू होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था किस एक्ट द्वारा की गई? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं
तथा जितने भी कर्मचारी हैं अंग्रेज़ों के, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा किन महानगरों के लिए नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई? मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, यानी कि 3 ही प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। कलकत्ता यानी कि जो बंगाल का क्षेत्र था वो कलकत्ता में आ गया, मद्रास यानी चेन्नई, बम्बई यानी कि आधुनिक मुंबई। अगला चार्टर एक्ट आया 1813। किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीय प्रदेशों पर क्राउन की प्रभुसत्ता का दावा किया गया? यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के जो प्रदेश थे, क्षेत्र थे, उन पर क्राउन की प्रभुसत्ता का दावा किया गया। सब क्राउन के यानी कि ब्रिटेन के हैं। इस एक्ट के ने भारत के निवासियों के लिए साहित्यिक एवं विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया? यानी कि साहित्य और विज्ञान सभी के प्रसार के लिए, विस्तार के लिए, विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा किस धर्म के प्रचारकों को भारत में अपने धर्म प्रचार की सुविधा दी गई? यानी कि ईसाई, जितने भी जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी, ब्रिटेन ईसाई धर्म उधर है तो ईसाई धर्म का ही प्रचार करेंगे सामान्यतः। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। यानी कि 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, सभी के लिए भारत के द्वार खोल दिए गए ब्रिटेन वासियों के लिए। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा परंतु उसका एकाधिकार बना रहा चाय एवं चीन के साथ। सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए 1813 में, लेकिन चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का बना रहा। कंपनी के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई? तो क्रमशः हेलबरी कॉलेज एवं एडिस्कोप स्कूल में प्रशिक्षण दिया जाता था। 1833 का चार्टर एक्ट। कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का अधिकार समाप्त किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, लेकिन 1813 का 33 का जो चार्टर एक्ट आया वो उसमें कंपनी का वो भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी व्यापारिक संस्था न रहकर किस संस्था के रूप में जानी जाने लगी? प्रशासनिक निकाय के रूप में। अब कंपनी व्यापारिक संस्था नहीं रही, यानी कि प्रशासन करने वाली एक इकाई बन गई है। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामकरण किया गया। अतः इस एक्ट द्वारा भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ब्रिटिश जनता बिना लाइसेंस के भारत में भूमि किस एक्ट के द्वारा खरीद सकती थी? 1833 के द्वारा बिना लाइसेंस के भूमि खरीद सकती थी। किस एक्ट द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति, मूल, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं होगा? 1833। यानी कि इसमें भारतीयों को भी अंग्रेज़ों की जो सरकारी सेवाएं थीं उनमें लिया जाने लगा। गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए सदस्य यानी कि विधि सदस्य के रूप में नियुक्त की गई। इस पद पर नियुक्ति पाने वाला प्रथम था लॉर्ड मैकाले। विधि सदस्य यानी कानूनी सलाहकार। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट किन विषयों का मंत्री होने लगा? तो भारतीय विषयों का मंत्री होने लगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? दास प्रथा। अतः 1833 का जो चार्टर एक्ट था लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर भारतीय समाज सुधारक यानी कि भारतीय में जो पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय, उनके प्रयास से ये दास प्रथा, सती प्रथा, इस प्रकार की कई प्रथाओं को निरस्त किया गया।
1853 का चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट हर 20 साल में रिन्यू होता था। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था किस चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई? तो 1853 में लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद में सदस्यों की संख्या थी कुल 12। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा किस सदस्य की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? विधि सदस्य को। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को कौन वीटो कर सकता था? गवर्नर जनरल। यानी कि विधान परिषद जिन विधेयकों को पारित करती थी उनको गवर्नर जनरल रोक सकता था, उन पर अपना निर्णय ले सकता था। विधान परिषद में वाद विवाद का प्रारूप मौखिक था। विधान परिषद के कार्यों की प्रकृति कैसी थी? गोपनीय या सार्वजनिक? तो सार्वजनिक इसकी प्रकृति थी। चार्टर एक्ट 1853 के तहत किस सेवा के अंतर्गत भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई? भारतीय सिविल सेवा। कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों के पृथक्करण के लिए सर्वप्रथम प्रयास प्रारंभ हुआ 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान कब किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सर्वप्रथम विधान परिषद में किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये अलग है, चार्टर एक्ट नहीं है, क्योंकि वो 20-20 साल बाद उसमें जितने भी चार्टर एक्ट हैं उसमें आप देखेंगे कि लास्ट में 3 आता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1793 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट। उसके बाद ये अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। किस एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया एवं ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथ में ली गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा, यानी कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके बाद जो भारत की बागडोर वो ब्रिटेन यानी कि क्राउन के हाथ में चली गई। 1858 के अधिनियम किस नाम से पारित किया गया? तो एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लिए एक अच्छा कानून, अच्छी सरकार के नाम से पारित किया गया। 1858 में भारत का प्रशासन सम्राज्ञी द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद को सौंपा गया। इस परिषद का अध्यक्ष किस नाम से जाना जाता था? तो मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव के नाम से जाना जाता था। 1858 के बाद शुरू हुआ। राज्य सचिव को इस समय डायरेक्टर्स के बोर्ड तथा नियंत्रण बोर्ड दोनों की संयुक्त शक्तियां मिल गईं। राज्य सचिव को मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संयुक्त शक्तियां मिल गईं। राज्य सचिव की 15 सदस्यीय परिषद में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो ब्रिटिश क्राउन। 8 सदस्य और डायरेक्टर्स का जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 7 सदस्य। किसको निदेशक मंडल का अंतिम अध्यक्ष और भारत का प्रथम राज्य सचिव नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड स्टैनली को नियुक्त किया गया। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। वह किसके प्रति उत्तरदायी था? तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टर्न था। 1858 के समय लॉर्ड पामस्टर्न था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। इस अधिनियम ने 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित किस शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया? यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था को 1858 का एक्ट समाप्त करता है। इस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बन गया, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। वह पदनाम धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग। जो गवर्नर जनरल हुआ करता था बाद में वायसराय हो गया, क्योंकि जो चीज़ें थी वो राज्य सचिव के हाथ में चली गईं। जो शक्तियाँ थीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सारी जो पावर थी वो राज्य सचिव के हाथ में चली गई। और राज्य सचिव की जो परिषद होती थी उसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। 8 ब्रिटिश
क्राउन नियुक्त करता था एवं 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करते थे। एक अधिनियम कहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर। एक अधिनियम द्वारा भारत के देशी राजाओं ने ब्रिटिश राज के पीछे संबंध किस वर्ष स्थापित किया? 1858 में। लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य विस्तार का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 में। जो राज विलय नीति थी, राज हड़प नीति थी, उससे असंतोष फैल गया, उसने बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। जो 1857 का विद्रोह था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके तहत बाद में इस नीति को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 में। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। सर्वप्रथम किस अधिनियम में विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ किया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार दिया गया था? 1861 का जो भारतीय इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा ये किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत में किन संस्थाओं को प्रारंभ किया? प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रारंभ किया गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा किसको विधानसभा में भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति दी गई? वायसराय को विधानसभा में भारतीयों को मनोनीत कर सकता था। इसके बाद 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसमें न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई। इसको वायसराय मनोनीत करता था। इन सदस्यों का कार्यकाल था 2 वर्ष। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को संकटकालीन परिस्थितियों में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया, जो अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता था? 6 मास तक। संकटकालीन जो परिस्थितियों में अनुमति के बिना जो अध्यादेश जारी करता 6 माह तक प्रभावी रहता था। भारत में नए प्रांतों की स्थापना करने और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त था वायसराय या फिर गवर्नर जनरल, जो भी उस टाइम पे पद रहे, वायसराय रहे या फिर गवर्नर जनरल का रहे, उनको नए प्रांतों की स्थापना करने, सीमाओं का विस्तार करने का, परिवर्तन करने का अधिकार था। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किस कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई? तो विभागीय कार्यप्रणाली की शुरुआत की गई। इंडियन सिविल एक्ट तथा हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया 1861 में। किस के मतानुसार 1861 के एक्ट द्वारा भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? PM पायली के मतानुसार। बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया, परंतु इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक थी? तो वायसराय की। भारतीय प्रशासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अब आता 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ये दूसरा काउंसिल एक्ट है 1861, उसके बाद 1892। भारतीय एवं प्रांतीय विधायी परिषदों को के गैर सरकारी सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई 1892 के एक्ट द्वारा। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी थी? क्रमशः 10 और 16। वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा मिला, परंतु कौन सा अधिकार नहीं मिला? मत देने का अधिकार नहीं मिला था। बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था 1892 के एक्ट द्वारा। दोनों परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने एवं कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु कौन सा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करना थी। निर्वाचित की पद्धति पूर्णतः अप्रत्यक्ष थी। निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता था? मनोनीत। यानी कि इसके बाद चुनाव होने लगा, निर्वाचित यानी मनोनयन का जो नियम था समाप्त कर दिया गया।
भारतीय विधानमंडल के सदस्यों को निर्वाचित कौन करता था? नगर पालिकाएँ निर्वाचित करती थीं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल। अगला आता है भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार 1909। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। भारत सचिव किसको नियुक्त किया? तो भारत सचिव जॉन मार्ले को। मिंटो वायसराय था, मार्ले था भारत सचिव। तो इन दोनों के नाम को मिलाकर मार्ले मिंटो सुधार एक्ट का नाम दिया गया। मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसका नाम है। इस एक्ट का उद्देश्य था नरम दल को संतुष्ट करना, नरम दल को गरम दल से अलग करना एवं संविधिक प्रगति को रोकना। यानी कि नरम दल को समझा देना कि गरम दल से अलग हो जाओ और जो संवैधानिक प्रगति है, अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकना। किस अधिनियम द्वारा भारत को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार को किसने दमन करने और सुविधा देने की दोहरी व्यवस्था या मिलीजुली नीति कहा है? डॉक्टर महादेव प्रसाद वर्मा ने कहा, यह दमन करने और सुविधा देने की दोहरी मिलीजुली नीति है। इस सुधार द्वारा भारतीयों को कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त किया जाने की व्यवस्था की गई। भारत सचिव की परिषद में नियुक्त होने वाले 2 भारतीय एस.के. गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। मार्ले मिंटो सुधार के बाद पहली बार भारतीयों को भारत सचिव की भारत परिषद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नोट: भारत सचिव लॉर्ड मिंटो ने अपनी परिषद में 2 भारतीय एस.के. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया था। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 में दी गई है मंजूरी। सर्वप्रथम निर्वाचित सदस्यों को किन आधारों पर चुने जाने की व्यवस्था की गई? तो वर्गीय हितों एवं श्रेणियों के आधारों पर। अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई, ये मुसलमानों के लिए। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों को पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचित क्षेत्रों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। भारत शासन अधिनियम 1919 के तात्कालिक कारणों में होम रूल आंदोलन 1916 के अलावा किस कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें भारतीय सरकार की अकुशलता को स्पष्ट आरोप था? मेसोपोटामिया कमीशन 1916। मेसोपोटामिया। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। दोनों सदनों को क्या कहा जाता था? तो राज्य परिषद एवं केंद्रीय विधानसभा। किस सुधार अधिनियमों से राज्यों में आंशिक उत्तरदायी शासन, केंद्र में अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। चैप्टर 1 का लास्ट पेज है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इन तीनों सूचियों के अंतर्गत शेष शक्तियां किसको प्रदान की गई? तो गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि प्रांतीय स्वायत्तता। इस स्वायत्तता का तात्पर्य था प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर उत्तरदायी सरकार बनाना। इस अधिनियम यानी कि 1919 द्वारा केंद्रों
में द्वैत शासन की स्थापना उपरांत संघीय विषम को कितने भागों में बांटा गया? यानी कि 2, संरक्षित एवं हस्तांतरित। गवर्नर जनरल के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता तथा मंत्रणा के लिए किसकी व्यवस्था की गई? 10 से अधिक सदस्य। इस अधिनियम द्वारा 1937 में दिल्ली में एक संघीय कोर्ट की स्थापना की गई। इसके सिवाय न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान किस अधिनियम से आया था? 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा के अनुसार पहली बार 6 प्रांतों को द्विसदनीय बनाया गया। ये थे बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम। 1935 के अधिनियमों का संघीय व्यवस्था वाला भाग कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि रियासतों को संघ में शामिल नहीं किया जा सका। काउंसिल ऑफ स्टेटमेंट एक स्थायी निकाय था जिसे भंग नहीं किया जा सकता था, परंतु उसके सदस्य प्रति तीसरे वर्ष यानी कि 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते थे। गवर्नर जनरल को संयुक्त बैठक बुलाकर गतिरोध दूर करने की शक्ति प्रदान थी। धन विधेयक के बारे में यह है। इस अधिनियम को किस कांग्रेस अधिवेशन में यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि इसमें राष्ट्र की इच्छा किसी प्रकार पूरी नहीं होती? लखनऊ एवं फैजपुर अधिवेशन। 1935 के अधिनियम द्वारा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। बर्मा और अदन यानी कि किन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया? तो बर्मा को, जब उड़ीसा और सिंध का निर्माण हुआ तो बर्मा और अदन को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ थी 1935 के अधिनियम में। भारत पर 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान पर बहुत ही प्रभाव है। आज भी इसके काफ़ी चीज़ें सेम टू सेम चल रही हैं। किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर कहा है? महात्मा गांधी ने भारत परिषद अधिनियम 1935 दास्ता का चार्टर कहा है। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ तब तक शासन का प्रबंध किस अधिनियम पर चलाया जाएगा? तो 1935 के अधिनियम के तहत चलाया जाएगा। बाद में भी इसका प्रभाव रहता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। वायसराय तथा ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसमें शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। इस योजना को किस नाम से जाना जाता था? माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो अधिनियम आया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने किस अधिनियम को वैधानिक तौर पर आत्मसात किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को आत्मसात किया और उसी के आधार पर आगे चीज़ें चलेंगी, ऐसा निश्चय किया गया। इस अधिनियम में रियासतों के राजाओं को भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होने से छूट दी गई। इन राजाओं को विलय के लिए कितनी समय सीमा का निर्धारण किया गया? किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था कि चाहे तो भारत में मिल जाओ या फिर पाकिस्तान में। क्या इस अधिनियम द्वारा किसी स्तर पर दोनों देशों में शामिल होने की प्रक्रिया में वहाँ की जनता को शामिल किया गया? नहीं। तो दोस्तों ये था भारत का जो पॉलिटी का पहला चैप्टर संवैधानिक विकास। इसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया का अगला चैप्टर आएगा, उसको मैं आपको डिस्कस करूँगा। उसके बाद दोस्तों इधर का जो इस चैप्टर में इधर कुछ चीज़ें डिटेल में दी गई होती हैं, इनको मैं पूरी बुक डिस्कस करने के बाद बताऊंगा। तो धन्यवाद।